ओके 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 ओके। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम लोग असल में अब डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमने किसी वेव की किनेमैटिक्स किस तरीके से डिस्क्राइब करनी है। हम असल में वेव इक्वेशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। वेव इक्वेशन से हम लोग क्या मुराद लेते हैं? जब भी हम बात करते हैं किसी वेव इक्वेशन की, तो हमें ऐसे पैरामीटर्स चाहिए जिनके जरिए हम उस वेव की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, हम उसकी किनेमैटिक्स बता सकें। वेव की शेप हम कैसे बताएंगे? जब हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे, वो पैरामीटर्स जो असल में न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बेस समझे जाते हैं। हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि एक इक्वेशन हमने इस फॉर्म में लिखी थी। सो अगर आपके पास कोई वेव मौजूद है, वो इस तरीके से किसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रही है, और आप यहाँ पर हम चूंकि एक ट्रांसवर्स वेव है, सो ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको हम उसका ट्रांसवर्स डिस्टेंस कहेंगे, जो वाई के अलोंग होगा। अब सर आप एक चीज बता दें, ये जो आपने साइड पे डायग्राम बनाई है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है? ये हाँ, इसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सो असल में ये इसको मैं इस वजह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं कह रहा था कि मैंने सिर्फ ये शो किया है कि अगर ये आपके पास आर्गुमेंट्स हो तो उनकी शेप क्या बनेगी। हमें पता है कि हमारी वेव इन दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, एक्स और टी पर, और इसकी शेप इस तरीके से आती है। इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो एक्स और जो आपको ये वेव जनरेट करके दे रहा होगा, वो फंक्शन भी एक्स और टी पे ही डिपेंड करेगा, जिसमें से एक्स आपके पास पोजीशन है और टी टाइम है। अब असल सवाल यहाँ पर ये कि इस वेव की शक्ल और सूरत क्या होगी। यहाँ पर ये जो फंक्शन मैंने एच लिखा है, इसकी असल में फॉर्म है क्या चीज। अब ये फॉर्म जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलस के तरीकों को इस्तेमाल करके। आप लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे यकीनन। मैं फिलहाल इसकी एक फॉर्म आपके सामने लिख देता हूँ कि या तो हम इसको। सर सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर जी रहा हूँ जी। मैं। सर ये जो आपने ये जो डायग्राम है सर, इसके एक्सिस रिवर्स नहीं है? यानी कि हम ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे जब आपने वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें हमने कहा था कि वो ट्रांसवर्स सॉरी। डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो ठीक है। जो एक्स एक्स की है वो फिर वाई एक्सिस पे आएगी, है ना? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, सॉरी। बिल्कुल। अब हमें इस वेव से कुछ फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, साइनोसॉइडल है। हमें यहाँ पर ऐसे फंक्शंस चाहिए जो ये फंक्शन की फॉर्म पीरियोडिक होनी चाहिए और साइनोसॉइडल होनी चाहिए। हमें पता है कि ऐसे दो फंक्शन मौजूद हैं जो इनको सेटिस्फाई करते हैं। वो साइन का फंक्शन भी हो सकता है, वो कॉस का भी हो सकता है। देन इनका जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो यकीनन ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो एक्स और टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हों। इसकी डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जब इसको डिराइव करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आती है। हम इनमें से सर कोई सा भी फंक्शन चूज कर सकते हैं, चाहे हम साइन के साथ कैलकुलेशन करें, चाहे हम कोसाइन के साथ करें। अजी कोई क्वेश्चन है? सर मैंने पूछना था कि इसका और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम इक्वेशन बनाते हैं, इसके दरम्यान में डिफरेंस क्या है? उसमें 5 होता है, इसमें माइनस मेगा टी और इसमें प्लस होता है, तो सेम नहीं होने चाहिए? इक्वल होंगे वो अगर मैं करने की कोशिश करूँ? आप बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो वो असल में आपको कोई वेव्स जनरेट करके देता है ना। वो वेव्स होती हैं, अगर हम उनको वेव्स की सूरत में डिस्क्राइब करें, बुनियादी तौर पर वो भी वेव की इक्वेशन है, ये भी वेव की इक्वेशन है। ऑसिलेशन है, वाइब्रेशंस। जब वाइब्रेशंस होती सर हैं तो वेव्स निकलती हैं। उसमें पॉजिटिव मेगा टी था, इसमें नेगेटिव मेगा अच्छा, टी ये है। चीज ना मैं थोड़ी देर तक आपको क्लियर करता हूँ, और उसमें एक जगह 5 भी आ रहा था, यहाँ पर मैंने 5 भी नहीं लिखा। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक ये दोनों पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, लेकिन असल में ये दोनों जो मसावाते हैं वो एक ही जैसी हैं। और अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इक्वेशन हम निकालते कहाँ से हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि एफ इज इक्वल टू के एक्स के बराबर होता है माइनस के एक्स के। मैं आपको ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ कि हम किस तरीके से ये निकाल सकते हैं, ये वाली मसावात भी। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर की फॉर्म में, क्योंकि ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होती है। और यहाँ पर ये आपके पास के और एक्स के बराबर है। अगेन ये वही वाली मसावात है जो आप ऑसिलेशन में यूज करते हैं। थोड़ी सी तब्दीली आती है कि वेव्स के लिए जो असल में इक्वेशन बनती है वो ये बनती है डी स्क्वेयर एक्स बाई डी, जो जिसको हम वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, के स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि आपको इस इक्वेशन नंबर ए में और इस इक्वेशन नंबर बी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है।
ये हमारी वेव इक्वेशन है, इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क कैसे पता लगेगा? ये भी सेकंड ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव है टाइम का, हमने पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव लिया टाइम के लिहाज से, यहाँ पर भी हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया पोजीशन का टाइम के लिहाज से। सेकंड क्वांटिटी एक्स की है, सो उसमें एक्स की पावर 1 आ रही है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है। एम और के को भूल जाइए, तो सिर्फ नंबर्स हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। सो ये इक्वेशन वेव्स के लिए भी वही बनती है जो हम इक्वेशन आमतौर पर ऑसिलेशन के लिए फाइंड करते हैं। इसकी वजह से इसके सॉल्यूशन भी आपके पास यही आते हैं। अब मैं दोबारा से एक चीज बता दूं, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये वाली इक्वेशन असल में कैसे बनती है। मैंने सिर्फ एक तस्वीर आपके सामने रखी है कि इसकी इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन से मिलती जुलती होगी। सो लिहाजा इसके सॉल्यूशंस भी वही आएंगे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली इक्वेशन के आते हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ता है फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में आप ये कहते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर सिर्फ थीटा इंक्लूड है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू मेगा टी का फंक्शन है। वहां पर आप ये नहीं कहते कि आपके पास जो आपका जो सिस्टम है वो एक्स का भी फंक्शन है, वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। हम ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं देते। लेकिन जब हम वेव्स की बात करते हैं इन जनरल, तो हमें वहां पर वो सारे पैरामीटर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं जो किसी वेव की शेप को डिफाइन कर सकें, जो किसी वेव की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो लिहाजा आपके पास ये दो तरह की इसके सॉल्यूशंस आते हैं। अब ये सवाल कि हमने इनमें से साइन वाला लेना है या कॉस वाला लेना है, इसके लिए भी कोई खास रीजन नहीं है। आमतौर पर सिंपल पेंडुलम के केस में तो ये होता है कि आपका पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन से आप उसको जाकर रिलीज करते हैं। लेकिन हम आमतौर पर जो वेव्स को बनाते हैं, तो वेव्स को हम हमेशा इनिशियल पोजीशन से ही बनाना शुरू करते हैं। और इनिशियल पोजीशन से जब हम शुरू करते हैं, तो ये जो ग्राफ होता है ये साइन का ग्राफ होता है। तो लिहाजा इसकी वजह से हम कहते हैं कि आपकी जो कन्वेंशन है वो साइन के साथ चलेगी, कॉस के साथ नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप इसको कॉस के साथ भी लेना शुरू कर दें, तो उसमें भी कोई मसला नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक नंबर को एक्सप्लेन पहले करता हूँ, फिर यहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ अगर आपको कोई सवाल हुआ तो। यहाँ मैंने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया, के एक्स माइनस ओमेगा टी पेंडुलम के केस में। सो ये वेव्स के लिए मेरा आर्गुमेंट है, इज इक्वल टू थीटा। ऑसिलेशन के लिए मैं सिर्फ ये कहता था कि ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। अब हमें मुझे ये देखना होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, और यहाँ पर हम के से क्या मुराद ले रहे हैं। हमारे पास तीन तरह की क्वांटिटीज मौजूद होती हैं, के, ओमेगा, एफ। ये जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एफ लिखी है, इसके बारे में हम सबको पता है कि ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। इसे मैं कह देता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या जिस तरह मैंने लेक्चर में रिकॉर्डिंग में इसको लिखा था, टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी। इसको आपके बुक में नाम दिया हुआ है एंगुलर वेव नंबर का, या मैंने इसके लिए एक और वर्ड यूज किया था, स्पेशल फ्रीक्वेंसी का। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि असल में हम फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या लेते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल से मुराद है, जहां पर हम स्पेशल का वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में, वो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को। और जहां पर हम टेम्पोरल का वर्ड यूज करते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है टाइम के कोऑर्डिनेट को। सो ये दो ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स हैं इनके लिए। अब आप ये देखें, ये लिखने का मकसद यहाँ पर ये है कि अब आमतौर पर हमने डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाय टी, यानी ओमेगा का कोई ताल्लुक है 1/t के साथ। ये तो हमें समझ में आता है कि इसी की बेस पर हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, तो ये टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी तो बनती है। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक, क्योंकि लीनियर रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू 1/t, सो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक टाइम के साथ अंडरस्टूड है हमें। लेकिन आखिर इस फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे है? एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ इस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ये किस तरीके से को रिलेट कर सकते हैं, ये अहम चीज है कि आखिर हम इसको स्पेशल फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं। उसके लिए हमें पहले फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना होगा कि फ्रीक्वेंसी असल में है क्या चीज। क्या फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक टाइम के साथ है, या ये कोई और क्वांटिटी है? सो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं
कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस से मुराद ये लें कि आपने कोई 10-12 दफा एक डाइस को रोल किया है, उसकी सैंपल उसमें जो पॉसिबल चांसेस थे वो 1 to 6 के थे, लेकिन आपके पास जो नंबर्स आए हैं 1 1 2 1 3 4 1 5 6 1 2, इसमें रेपिटेशन ऑफ 1 कितनी दफा है इस एक सैंपल स्पेस में? 5 दफा है। अब ये जो रेपिटेशन है ये असल में फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कि कोई नंबर कितनी दफा रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर इसका ताल्लुक, इसके अगर आप लोगों ने ओ लेवल्स में या मैट्रिक की मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज को, मीन, मॉड, मीडियन, फ्रीक्वेंसी वगैरह की चीजों को। आपको याद होगा कि वहां पर हम जब फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं तो उसका ताल्लुक ये होता है कि एक नंबर कितनी दफा रिपीट हुआ है। उससे मुराद हम ये नहीं लेते कि इसका टाइम के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि कितने टाइम में 1 रिपीट हुआ है। सो अगर पहले 10 मिनट में एक आया तो वो फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा। अगर 11वें मिनट में एक दोबारा रोल करने से एक आ गया तो वो फ्रीक्वेंसी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। हम ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे। असल में फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक रेपिटेशन के साथ है। अब वो रेपिटेशन किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से होगी। यहाँ पर रेपिटेशन किसके लिहाज से? रेपिटेशन पर यूनिट रोलिंग, आपने कितनी दफा डाइस को रोल किया है। रेपिटेशन पर यूनिट कैलकुलेशन, आपने कितनी दफा कैलकुलेट किया है। रेपिटेशन पर यूनिट चांस, कि कितनी दफा आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है। इसी तरीके से आपके पास ये रेपिटेशन, अब चूंकि हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो मैं इस रेपिटेशन को ऑसिलेशन कह दूंगा। ऑसिलेशन क्यों कहूंगा? कि आपके पास जो एक वेव बनती है, वो आपके पास ये एक वेव है, सॉरी, ये आपके पास एक वेव है, लेकिन ये हर कुछ देर के बाद खुद को रिपीट कर रही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी रेपिटेशन तो आ रही है, और ये रेपिटेशन हमें पता है कि ये रेपिटेशन कहलाती है ऑसिलेशन। अब मैं इसको रेपिटेशन का वर्णन नहीं दूंगा, मैं वेव्स के लिए इसको ऑसिलेशन कह देता हूँ। अब ऑसिलेशन मेरे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा था कि मेरा जो फंक्शन है, वेव की शेप है, वो एक्स और टी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये असल में वेव की शेप है। वेव की शेप के अंदर रेपिटेशन एक्स के लिहाज से भी आ रही है, टी के लिहाज से भी आ रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ अ वेव। या तो मैं इसको लूं पर यूनिट टाइम के लिहाज से, या एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट डिस्टेंस के साथ लूं। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? 2 पाई की। वो फ्रीक्वेंसी जो टाइम के लिहाज से डिफाइन होती है उसको हम लोग ओमेगा का नाम दे देते हैं, 2 पाई/t। वो फ्रीक्वेंसी जो वो रेपिटेशन जो पोजीशन के साथ होती है, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के साथ होती है, उसको हम लोग k का नाम दे देते हैं, 2 पाई/लैम्डा। ये असल में सिर्फ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, या तो पर यूनिट टाइम के लिहाज से या पर यूनिट डिस्टेंस के लिहाज से। पर यूनिट डिस्टेंस वाली हम चीज को एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये यहाँ से मुख्तलिफ डायरेक्शन के में लाइट को एमिट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसके आगे एक स्लिट रख दी है। स्लिट से मुराद है कि हमने कोई भी ना, आप ये कह लें कि हमने कोई डिटेक्टर रख दिया, कोई काउंटर रख दिया यहाँ पर। यहाँ पर कोई काउंटर पड़ा हुआ है आपके पास। काउंटर का काम है काउंट करना, यहाँ से कितनी रेडिएशन आ रही है, इसको काउंटर कह लें, इसको डिटेक्टर कह लें। मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो आपके पास लैम्डा के बराबर है, यूनिट लेंथ है वेव की। मैं इसको कोई भी नंबर दे सकता था, मैं इसको हाफ लैम्डा भी कह सकता था, लेकिन जब हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं तो हम यूनिट्स के अंदर काम करते हैं, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ। आपकी सारी डेफिनेशन इसी तरीके से डिफाइंड है, ये एक रूल है फिजिक्स का। यहाँ से कुछ बहुत सारी रेडिएशन निकल रही होंगी, कुछ रेडिएशन ऐसी होंगी जिनकी एनर्जी
कम होगी वो इस स्लिट तक पहुंच ही नहीं सकेंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी और अल्टीमेटली वो यहाँ तक पहुंच जाएंगी। सो कितनी रेडिएशंस ऐसी हैं या कितनी वेव्स ऐसी हैं जो इस काउंटर तक ये फासला तय करके पहुंची हैं? अगर 10 वेव्स पहुंची होंगी तो इसका मतलब है इसका वेव नंबर 10 के बराबर है। अगर 5 पहुंची है तो इसका मतलब है कि वेव नंबर 5 के बराबर है। इसका मतलब है कि वेव सो ये बेसिकली सिर्फ ये बताता है कि बॉडी ने कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किया, कितनी दफा उसने एक्स एक्सिस के अलोंग खुद को रिपीट किया है, टाइम के अलोंग नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी दफा वो पॉइंट रिपीट हुआ है। सो इस आइडिया को हम लोग वेव नंबर का नाम देते हैं। फिजिक्स में और भी बहुत सारी किस्म की फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, आप उनको किसी भी सेंस में डिफाइन कर सकते हैं। सो लेकिन यहाँ इससे हमारा सिर्फ रेपिटेशन है, चाहे वो एक्स के अलोंग हो चाहे वो टी के अलोंग हो। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कोई मुश्किल? जैसे समझ लगी, मगर क्या आप फेज को कर सकते समझा सकते हैं इसको लेके के को, के और फेज में क्या रिलेशन फिर आता है? अच्छा, अब इसमें और फेज में क्या ताल्लुक है? फेज आपको क्या बताता है, पहले हमें ये देखना होगा। फेज हमें बताता है किसी भी वेव की शेप, ऐसे ही है। फेज फेज हमें किसी वेव की शेप बताएगा ना। यस सर, यस। सो ये थीटा है। अब थीटा को मैंने यहां पर लिखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब मैं ज्यूम ये करता हूं कि मेरा ये जो नंबर है के एक्स कॉन्स्टेंट है। सो से ये नंबर एक कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है फिर मेरे ऊपर वाले आर्गुमेंट को मसला पड़ेगा, फिर मैं ये चीज नहीं लिख सकता कि y इज अ फंक्शन ऑफ एच एक्स एंड टी, क्योंकि जब हम इन फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब जब मैं यहाँ पर ये चीज लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एच एक्स ऑफ टी, इसका मतलब है कि फॉर ईच एक्स एंड टी देयर इज ए definite distinct and सिंगल वैल्यूड y, कि इसकी जो भी फॉर्म आए, जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्म लिखी थी वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक्स और टी की हर वैल्यू के लिए आपको y की कोई स्पेशल शेप मिलेगी और वो पॉइंट फिक्स रहेगा। हर एक्स और टी एक किसी एक ही y को जनरेट कर रहे होंगे, वो डिफरेंट वाइज को जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से फेज में से अब मैंने मेरा क्लेम ये है कि ये मेरा पूरा नंबर मेरे फेज के बराबर है। अगर मैं ये कहता हूँ कि थीटा सिर्फ ओमेगा टी के बराबर है, इसका मतलब है कि मेरी वेव इक्वेशन बन गई एच ऑफ टी, और ये नंबर आ गया सिर्फ कांस्टेंट के बराबर। सो मैं ये कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू वाई एम साइन, इस कांस्टेंट को अल्फा कह देते हैं, माइनस ओमेगा टी। अब ये कांस्टेंट है फेज की तरह का, और ये कांस्टेंट डिपेंड किस पे कर रहा है? अल्फा फंक्शन है एक्स का, जिसको हमने के एक्स का नाम दिया है। अब इस बात का मतलब ये होगा कि मेरा एक्स चाहे जो मर्जी है। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा से वेव जनरेट कर लेता हूँ। सो ये इस डायरेक्शन के लॉन्ग मेरा एक्स डिफाइन है। अब मैं यहाँ पर कह ये रहा हूँ कि अगर तो मेरा फेज एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फिर मेरे एक्स की वैल्यू चाहे जो मर्जी हो। अगर मैं एक्स को 2 लूँ, 10 लूँ, 100 लूँ, 0.001 ले लूँ, जो मर्जी लूँ, मेरा y चेंज नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है कि अगर मैं x को कांस्टेंट रखूं और मेरे y के अंदर तब्दीली ना आए? y के अंदर तब्दीली से मुराद है मेरी वेव की शेप तब्दील ना हो। सर ये इक्वेशन जो है y is equal to ym sin into kx minus omega t, ये मतलब कि उसी इक्वेशन से रिलेट करती है ना कि x of t is equal to xm into sin of हाँ omega t एग्जैक्टली plus phi। एग्जैक्टली। सर तो उसमें थीटा ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने लिखा है थीटा सिर्फ ओमेगा टी के इक्वल है। अच्छा वो फाई तो सिर्फ एक नंबर है ना, चले आप यहाँ पर फाई लिख लें, फाई लेकिन इस फंक्शन का हिस्सा नहीं बन सकता। सर लेकिन वो ओवरऑल फेज एंगल को मतलब कि नहीं, ये चीज इसके डिफरेंस नहीं बराबर नहीं पैदा है, करेगा उसके लिए। ये चीज इसके बराबर नहीं है। फंक्शन के आर्गुमेंट्स वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपकी आउटपुट डिपेंड करती है। आप फाई को जो मर्जी रखें उससे आपकी शेप तब्दील नहीं होगी ना, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस कर देगा आपकी वेव को।
या रोटेट करवा देगा, शेप को तो तब्दील नहीं ना करेगा। या क्या आप या अच्छा इसको ऐसे देखें, क्या sin 30 और sin 30 में कोई फेस ऐड कर देते हैं, से 30 + 2 पाई कर देते हैं, क्या आंसर डिफरेंट आएंगे? नहीं सर। नहीं आएंगे ना, क्योंकि उसका मतलब ये है कि चले अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं sin 30 + π/2, सो ये असल में बराबर होगा cos 30 के। अब आंसर डिफरेंट आएंगे? नहीं। नहीं आएंगे कॉस ना। नहीं। इसका मतलब है कि आपका जो फेज है वो अगर तो वो कांस्टेंट है तो फिर वो आपकी वेव की शेप को तब्दील नहीं कर रहा, ऐसे ही है, ऐसे जी होगा सर। ना। जी सर। सो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि आपका y जो है वो फाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं ये चीज तो नहीं लिख सकता कि ये फिर ये बात तो ठीक है कि ये चीज ऐसे नहीं लिखी जा सकती। तो आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिर यही काम x के साथ भी होना चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका x सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है तो x को फिक्स कर देने से शेप को तो तब्दील नहीं होना चाहिए। चले मैं एक दफा ऐसा करता हूँ कि मैंने एक दफा फिक्स कर दिया कि मेरा x जो है वो 2 के बराबर है। अब क्या आपके पास वेव की ये शेप बन सकती है? अब x तब्दील नहीं कर सकते, अब मसला ये है, अब आप x को तब्दील नहीं करेंगे और k को आपने डिफाइन किया हुआ है 2π/λ। अब आपके पास ये वाली शेप नहीं बन सकती ना वेव की, जो अगर वो शेप बन भी जाएगी तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना होगा वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही होगी, वो जो शेप होगी वो उस एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं कर रही होगी। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वेव बन रही है वो तो असल में x का भी फंक्शन है ना, आप x के बगैर तो निकाल ही नहीं सकते उसकी पोजीशन। सर ये वाई वाई डिस्प्लेसमेंट है ना, और y एक्स ट्रांसवर्स पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा। ट्रांसवर्स है हेड। इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना चाहिए, इसको डिस्टेंस कहना चाहिए। ये चीज ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। ट्रांसफर वेव्स के लिए है। हाँ ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए नहीं है, या इवन लॉन्गिट्यूडल में भी लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी नहीं होना है। चाहिए। उसमें भी हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ती है अपनी वेव में। लेकिन हम इसको इसलिए बेस बना के स्टडी करते हैं क्योंकि बहुत सारी वेव्स जो है नेचर के अंदर या जिनका वास्ता हमारा आम रूटीन में पड़ता है उनमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तादाद बहुत कम है। ज्यादातर वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। सही। तो इसका मतलब ये है चलिए कि जरा हाँ ये ये पॉइंट दोबारा क्लियर हुआ है बताएंगे कुछ कि कि हम यहाँ पर जी सर। इसको फेस क्यों कह रहे हैं। तो अगर मैं अब इसमें कोई नंबर ऐड कर दूं 5, अब कोई फर्क पड़ेगा इसमें? सर अगर कांस्टेंट है तो फिर तो डेफिनेटली 5 तो कांस्टेंट है, जिस तरह यहाँ पर ऐड किया हुआ है 2 पाई या π/2। क्यों? सर वैसे ये तो डिपेंड करता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आपके, यानी अगर साइन और कॉस का मतलब कि पीरियड डिफाइंड है 2 पाई, तो अगर आप 2 पाई के अलावा कोई वैल्यू ऐड करें पाई की जगह, तब तो जाहिर बात है वो साइनोसाइडल वेव आपकी थोड़ी सी चेंज आएगी। बिल्कुल। नहीं, जैसे यहाँ पर हमने π/2 ऐड किया है, फिर आपका ये फंक्शन तब्दील हो रहा है ना। अब ये भी तो देखें, अच्छा। अब ये साइन नहीं रहा, आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, ये कॉस के बराबर आएगा अब। तो यानी ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन डेरिवेटिव लेके आएगी। नहीं, डेरिवेटिव की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी। असल में चीज ये है कि आपने चूंकि हमने वो इक्वेशन असल में डिराइव नहीं की जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, इस वाली इक्वेशन को, सो ये आपको यहाँ पर डेफिनेटली इस के की कोई वैल्यू होगी जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई। सो आपको ये आर्गुमेंट देगी, आर्गुमेंट आपको ये देगी और ये इक्वेशन बता रही होगी कि इसका फंक्शन कोई पीरियोडिक होगा, या तो साइन होगा या कॉस आएगा। सर और ये मतलब कि वाई एम क्या है, ये एम्पलीट्यूड है ये वाला पॉइंट, ये कोई कांस्टेंट होगा। असल में ये लाजमी नहीं कि ये एम्पलीट्यूड हो, ये असल में कोई कांस्टेंट हो सकता है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ए, ये कोई कांस्टेंट है कि किसके बराबर आता है। जब आप कहते हैं कि कोई चेंज आएगा कि नहीं कांस्टेंट करने से, आपका उस चेंज से क्या मतलब है? मतलब चेंज से मुराद मेरी ये है कि कांस्टेंट चेंज हर पॉइंट के ऊपर ऐड हो। मतलब अगर ये आप
अगर आपने अगर अगर आपने अपनी वेव को, सो लेट्स सपोज कि आपके पास वेव ये बन रही है, इसमें फाई 0 है, आप कह देते हैं कि मैंने फाई को लेना है पाई, ठीक है, या 2 पाई लेना है आसानी के लिए। सो यहाँ पर जाके एक फेज पूरा होता है। अब आपकी जो वेव होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये पीछे से स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, वेव तो तब्दील नहीं हुई, शेप तो तब्दील नहीं हुई। अच्छा अच्छा, शेप सर सही है, और ठीक है। अब शेप से ज्यादा जरूरी ये चीज है कि जो चेंज आ रही है वो हर पॉइंट पे आ रही है। जी जी। चेंज किसी एक पॉइंट पर नहीं आ रही, हर पॉइंट में आ रही है। सो आप इस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लें। सो जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है, ये सारे पॉइंट 2 पाई के फेज से आगे चले गए हैं। सर यानी हमने ये जो वाई है, जो डिफरेंस है डिस्टेंस में, ये हमने वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से लेना है, ना कि वो मतलब के कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से, है ना? ये तो सिर्फ डिपेंड करेगा जो वाई मैक्स है वाई एम में, ये मीन और एक्सट्रीम का फासला है। और ये जो वाई है ये कोई भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं कि आपने यहां से लेना है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये सर वही ना, जहाँ से यानी कि अगर वेव स्टार्ट होती है वो बेशक 0 से हो या 2 पाई से हो, वो उस वैल्यू के लिए फिर उसके बराबर होगा कि मतलब अगर आपने वेव को स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 से और x इज इक्वल टू 0 से, तो फिर आपके पास जो y निकलेगा वो इस पॉइंट के लिए आएगा, t इज इक्वल टू 0 और x इज। लेकिन अगर आपने वेव को स्टार्ट किया है से कि आपने कहा है कि जब मेरा x 2 पाई के बराबर होगी तो उस वक्त मैंने t को 0 लिया है, तो फिर जो y होगा वो इस पॉइंट के लिहाज से आएगा। सो ये हर पॉइंट के लिए है, x और t की हर वैल्यू के लिए कोई एक y आएगा। इसको आप जहां से मर्जी स्टार्ट करवाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ओवरऑल शेप में मतलब के फर्क नहीं आएगा। हाँ, फर्क नहीं आएगा, शेप डिस्प्लेस हो सकती है, सही। या जो चेंज आएगी वो हर पॉइंट के अंदर आएगी, अगर आप कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करवा रहे हैं तो। सो क्लियर हुआ है कुछ ये पॉइंट इसमें, या अभी भी कोई है कंफ्यूजन? सर ये दोबारा बता दें कि जो शेप है वो एक्स पे डिपेंड करेगी या टी पे? दोनों पे। अच्छा, इसकी मिसाल ना ऐसे देखें, इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक्सेलरेशन फंक्शन है पोजीशन का, एक्सेलरेशन फंक्शन है टाइम का, या एक्सेलरेशन फंक्शन है टाइम और पोजीशन दोनों का? दोनों का है। दोनों का है ना। कि अगर आप, अच्छा अब यहाँ पर वही वाला आर्गुमेंट लाएं, अगर मैं एक्स को फिक्स रखूं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि हम फेज में एक्स क्यों ले रहे हैं, एक्स को फिक्स रखता हूँ, टी को वेरी करता हूँ, क्या मेरा एक्सेलरेशन सेम रहेगा? डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा ना। तो फिर वेव के केस में अगर आप एक्स को फिक्स रख रहे हैं और वाई टी को चेंज कर रहे हैं, तो क्या वेव प्रोपेगेट होगी? सर एक्स फिक्स है तो फिर प्रोपेगेट तो नहीं होगी। नहीं ना होगी। इसका मतलब है वेव, अब ये इसका मतलब है आप यहाँ पर एक्स को फिक्स रखने से इस ये वाला पॉइंट का मतलब सेम नहीं है जिस तरीके से हम वाई फाई को फिक्स रखते हैं। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसे ही है। सर सर यहाँ पे एक्सेलरेशन में अगर हम एक्स को फिक्स रखें और टाइम को वेरी करें तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा ना? एक्स को फिक्स रखें और नहीं टाइम को आएगा, vary एक्सेलरेशन करें। 0 होगा। अच्छा। कांस्टेंट नंबर है ना, फिक्स का मतलब है कि कांस्टेंट हो गया अब। और सर वहाँ पे जो था साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी, हाँ तो के अगर एक्स को हम मतलब फिक्स रखते हैं हाँ, रख दें, जीरो ही ना आए। बेशक वो 0 नहीं आएगा, लेकिन वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन आपको वेव की शेप बना के दे रहा है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक्स को फिक्स रख दिया है, तो क्या वेव की ये वाली शेप बनेगी? सिर्फ ये सवाल है। एक्स को फिक्स रखने से आप ये बना सकते हैं? नहीं सर, लेकिन सर एक्स जो है वो तो वर्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस है ना। चाहे बेशक वर्टिकल ही है, लेकिन वर्टिकल क्या चीज शो कर रहा है? प्रोपेगेशन को, प्रोपेगेशन को शो कर रहा है ना। सो लेट्स सपोज के इनिशियली आपकी वेव यहाँ पर थी, ऐसा करते हैं यहाँ पर हम। सो आपने कह दिया कि मैंने एक्स को फिक्स कर लिया है 2 पे। चलें यहाँ पर टी लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। टी है 0, एक्स 2 है। टी है 1, एक्स अभी भी 2 है। टी हो गया 3 सेकंड, एक्स अभी भी 2 है।
t 100 सेकंड हो गया है, x तो अभी भी 2 है, क्या ये शेप बनेगी? यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी तो नहीं ना बनेगी। तो क्या आपका नहीं नहीं x को फिक्स करने से आपका फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है? नो नहीं ना कर सकता। इसका मतलब है कि क्या x को फिक्स करना बिल्कुल बराबर है जिस तरह हम फाई को फिक्स करते हैं? हाँ सर। फाई को फिक्स करने से वेव की शेप बन सकती है, यस सर x को फिक्स करने से नहीं बन सकती। नहीं बनता तो इसका मतलब है कि x को फिक्स करना, x को कांस्टेंट रखना उसके बराबर नहीं है जिस तरह हम फाई को कांस्टेंट रखते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब आपका जो थीटा है वो थीटा x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है वेव्स के केस में। ऑसिलेशन में हम सिर्फ ये लेते थे कि थीटा फंक्शन है सिर्फ t का, लेकिन हम देखते हैं कि वेव्स के केस में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हम ये कंडीशन ले लें तो फिर आप वेव की इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं? वेव की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए। आप वेव की शेप को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। सर जो हम जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं हम्म, तो वहाँ पे सिर्फ टाइम का फंक्शन जो होता है डिस्क्राइब कर रहा होता है उस एंगल को, हाँ फेस को। लेकिन यहाँ पे एक्स का फंक्शन, एक्स के फंक्शन का काम सिर्फ वेव की शेप को डिस्क्राइब करना है। ये जरूरी है वेव की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए। ये टी के साथ मिलेगा तो बने डिस्क्राइब डिस्क्राइब करेगा वेव की शेप को। क्योंकि शेप सर क्या चीज वहाँ है? शेप एक डायनामिक चीज है ना, जो प्रोपेगेट करी, प्रोपेगेशन हो रही है असल में। यहाँ पर हमें पहले ये देखना होगा कि शेप हमें बता क्या रही है। शेप हमें ये बता रही है कि प्रोपेगेशन कैसे होती है। तो सर उस केस में एक्स क्यों नहीं आता एसएचएम के केस में? एसएचएम के केस में एक्स क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे किनेमैटिक्स को, और किनेमैटिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज होती है वहां पर तो एक्स खुद इसके ऊपर डिपेंड करता है। सर वो यही है ना कि ऑसिलेशंस उधर होती हैं और ऑसिलेशंस का मतलब शेप से कोई हाँ रिलेशन नहीं एग्जैक्टली होता। वहां तो आप खुद ये वाला फंक्शन लिखते हैं ना कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। जी सर। यस सर यस सो सर इसका मतलब है कि अच्छा यहाँ पर ये भी फिर ये चीज बन सकती है। आप बिल्कुल अच्छा उस सेंस में अगर आप देखें ना, जहां पर मैं ये लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एच एक्स ऑफ टी, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता y इज इक्वल टू एच एक्स एक्स ऑफ टी इन एन टी? बात तो वही है। अगर आप उस सेंस में देखना चाह रहे हैं, अगर आप उस इसको रिलेट करना चाह रहे हैं उस बात के साथ कि आपने एक्स किसी ना किसी तरीके से तो कैलकुलेट करना है ना। यस सर अब जब आप एक्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप सारी किनेमेटिकल क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। आप वी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे लेकिन शेप निकालने के लिए तो आपको अभी भी एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता हो। अब हम असल में हम शेप निकालना चाह रहे हैं ना, डायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं अब हम। ठीक हो गया सर ठीक है, हाँ क्लियर हो गया अब ये पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? अच्छा अब ना मैं यहाँ पर वेव की एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ दोबारा से, और हम उसमें उसको देखते हैं कि वो हमें क्या क्या बता रही है। अभी तक के मुताबिक हमारी वेव है y, और यहाँ पर कोई फंक्शन है, हम साइन ले लेते हैं के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा से लिख देता हूँ ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं। ये आपके पास है ट्रांसवर्स डिस्टेंस, ये आपके पास है मैक्सिमम ट्रांसवर्स डिस्टेंस, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड का नाम दे रहे हैं। साइन क्या चीज कर रहा है? साइन गारंटीज पीरियोडिसिटी। एक तो ये पीरियोडिसिटी की गारंटी है कि पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करती है, प्लस अभी इसमें एक और फीचर उसका जिक्र मैं थोड़ी देर तक करता हूँ। अच्छा यहाँ पर आपके पास ये k किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव नंबर को। मैं अब इसको एंगुलर वेव नंबर नहीं कहता, और इसकी डेफिनेशन है k इज इक्वल टू
2 पाई बाय लैम्डा। एक्स क्या चीज़ है? पोजीशन है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। सर ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को डिफरेंस है? नहीं, सेम चीज़ है। ये आपके पास टाइम है और ये जो फाई आपके पास, ये फेज कांस्टेंट है। सर इसमें एक्स भी ये होता है जो मीन रिलेशन से डिस्टेंस होता है वेव का, और जो ट्रांसवर्स डिस्टेंस है वो भी वही होता है, तो उनके दरम्यान में डिफरेंस क्या है? उस सेंस में कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने एक्स को सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट कह दिया है, और जो जो डिस्टेंस के लिए क्वांटिटी उसको वाई कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक दो चीजें और देखनी है। एक तो ये वाले साइन क्या कर सर रहे हैं। ये प्लस माइनस साइन ये फाई के साथ नहीं आना चाहिए? नहीं, ये फाई के साथ नहीं आएगा, उसकी वजह मैं भी बताता हूँ। हमने प्लस माइनस क्यों लगाया है? एक तो ये बात है, हम इस बात को फिलहाल डिराइव नहीं करेंगे, हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू चेक करेंगे, क्योंकि इसको टेक्निकली डिराइव करना थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम है और वो हम इस कोर्स में नहीं कर सकते। सो हम इसको अभी रिवर्स इंजीनियरिंग से चेक करेंगे कि यहाँ पर प्लस लगाने से हमें क्या मिल रहा है। सो एक तो प्लस का साइन है, नेगेटिव का साइन है। प्लस का साइन ये इंडिकेट करता है कि वेव जो है वो आपकी लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है, और नेगेटिव का साइन लगाएं तो ये इस बात की गारंटी होता है कि वेव आपकी राइट की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर एक क्वांटिटी पूरी डिफाइन कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। सो ये जो पूरी क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी को फेज कहा जाता है किसी भी वेव का। अच्छा, साइन उसके अलावा ना सिर्फ पीरियोडिसिटी गारंटी करता है, बल्कि साइन क्या कहना चाहिए, साइन हमें इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन भी देता है कि जो आपकी जो वेव की शेप होगी वो साइनोसॉइडल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियोडिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये जो वेव होगी ये साइनोसॉइडल भी है या नहीं। सो इस वजह से हम यहाँ पर साइन या कोसाइन के फंक्शन यूज करते हैं, बजाय इसके कि टेंजेंट कोटेंजेंट वगैरह। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई मुश्किल? अभी आपके फाइव वाले सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अब अभी किसी ने ये कहा था कि हम फाइव को प्लस लिख रहे हैं, हम फाइव के साथ प्लस या माइनस फाइव क्यों नहीं लिख सकते? लिखना चाहें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, लेकिन आमतौर पर हम कांस्टेंट्स को, ये एक तरीका है लिखने का, हम कांस्टेंट्स को यूजुअली सिर्फ पॉजिटिव नंबर के साथ डेजिग्नेट करते हैं और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो असल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूं, तो माइनस फाइव लगा देता हूँ, और कल को फाइव की वैल्यू आपके पास निकल आती है -5/2। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होगा कि आपका अगर फेज -5/2 है, लेकिन फिर भी आप उसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, हालांकि हमें माइनस करना है। तो इसलिए हम वो उस थोड़ा उस उलझाव से बचने के लिए कॉन्स्टेंट्स को एज इट इज रखते हैं। जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, फिर कैलकुलेट करके देख लेंगे कि उनकी वैल्यू क्या आती है। सो उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, सिर्फ ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है। बाकी ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, वो प्लस माइनस अगर आप रखेंगे तो फिर आपको बड़ा मोहतात होकर काम करना पड़ेगा कि वैसे भी उस प्लस माइनस का मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर आप प्लस माइनस कर देते हैं तो फिर आपको अपने एक्सेस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है, ये वाला, और जो जो या ये कह लें कि, और जो ये वाला पोर्शन होगा जो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई की तरफ जा रहे हैं, इसे आपने कंसीडर ही नहीं करना। फिर आपको इस तरह के कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इन पे या इस पे एक दफा आप सोचेंगे तो आपको यही ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। मैं शायद इससे ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल सकता इस वक्त, या हम इसको लेक्चर के बाद तफसील से डिस्कस कर लेंगे कि टेक्निकली क्या मसाइल आएंगे या कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी फाइव को प्लस माइनस करने से। सो बहरहाल एक रूल ऑफ थंब है कि जितने कोई भी कांस्टेंट है, आप उसे हमेशा प्लस के साइन के साथ लिखें, देन कैलकुलेट करके देखेंगे वो क्या आता है। अगर वो प्लस आता है तो प्लस ही रहेगा, नेगेटिव आता है तो साथ में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, जो भी उसका आंसर आता है। जिस तरह कल हमने एक मिसाल की थी, मैंने जो स्टोरी में अपलोड की थी, उसमें फाइव आपके पास मेरे ख्याल में -5/2 के बराबर आता था।
सो आप यहाँ पर माइनस पाई बाई टू लगा दें, लेकिन हम जनरली यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाते, वो हमारी कन्वेंशन के साथ। तो अगर फाई अगर माइनस में आ रहा है हमारे पास, तो हम उसे चेंज करके प्लस में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आ रहा है फाइव माइनस पाई बाई टू आ रहा है, तो फिर आप लिखेंगे के एक्स प्लस माइनस मेगा टी माइनस पाई बाई टू। वो तो फाइव की जो भी वैल्यू आएगी, इस साइन का ताल्लुक ये साइन ये श्योर मेक श्योर नहीं करता कि फाइव पॉजिटिव है। ये तो सिर्फ हमने दो क्वांटिटीज को ऐड कर दिया है। जिस तरह अगर आपने करना हो a माइनस बी करना हो वेक्टर्स के केस में, तो आप क्या करते हैं, a प्लस इंटू माइनस बी कर लेते हैं। क्या यहाँ पर ये प्लस का साइन ये गारंटी देता है कि बी पॉजिटिव होगा? सेम काम फाइव का है। वो तो जो भी आपका फाइव होगा उसको यहाँ पर लिख दें, अगर वो माइनस पाई बाई टू है तो यहाँ पर माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। क्लियर? इसमें अगर कोई मसला है तो आप लोग देख लें, अगर यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन अभी है, कोई चीज नहीं यहाँ पर हम एक दफा दोबारा बता दें, ये y और x में क्या डिफरेंस है? फाइव कांस्टेंट है, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर और कुछ भी नहीं है। नहीं, y और x। अच्छा, y और x में x आपके पास सिर्फ पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स से क्या मुराद है कि आपके पास ये एक ग्रिड है, ये ग्रिड है जिसमें आप कह रहे हैं कि ये जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सारी t को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर t और x के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक y मिलेगा। सो ये पॉइंट मिल जाता है ग्रिड पर, ये पॉइंट मिल जाता है, ये पॉइंट मिल जाता है, ये पॉइंट मिल जाता है, ये सारे y हैं, x और t के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटकम आएगा। और चूंकि ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव में ये जो होता है ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स डिस्टेंस कह रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं। सर अगर x इक्वल 2 है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है। वो तो डिपेंड, वो अब आपके पास आप देख लेना x के कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन क्या बनेगा। सो लेट्स सपोज कि x के कॉरस्पॉन्ड आपको ये आर्गुमेंट तो kx के लिहाज से कैलकुलेट करना है। आप चेक कर लें कि आपको k की वैल्यू दी होगी, आपको ओमेगा की वैल्यू दी होगी, देन वहां पर x और t इंसर्ट करें और चेक करें कि क्या आंसर आता है। सो मसलन मैं अगर मैं फिलहाल एज्यूम करता हूँ कि ना ये आपको ये वाला पॉइंट समझाने के लिए मैं फिलहाल मेरी अजम्पशन यहाँ पर ये होगी कि मैं 2 पाई को 1 ले रहा हूँ। ये मेरी अजम्पशन है फिलहाल, सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। सो मैं ये कह देता हूँ कि मेरा वाई m से 3 के बराबर है, 2 पाई को मैंने 1 ले लिया है, ये कंडीशन मैंने एक्स्ट्रा लगा दी है। लैम्डा भी मेरा 1 के बराबर है, टी भी 1 के बराबर है, सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है, 5 मेरा 0 के बराबर है। अच्छा, अब आप मुझे ये कहते हैं कि मैंने y को एवेलुएट करना है x इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 2 पे। सो लेट्स सपोज y m 3 के बराबर आ रहा है, साइन 2 पाई बाई लैम्डा होता है। सो 1 ओवर 1 1 आ गया, x की जगह पर क्या आ गया, के एक्स कैलकुलेट कर लें। सो के एक्स आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा, -2 और 5 ऐसे ही 0 है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3 साइन 0। तो ये आपके पास 0 आ गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो y होगा वो जो मैंने अभी ग्रेड बनाई थी यहाँ पर। अच्छा अच्छा, एक मिनट जरा मैं जरा ग्रेड ना थोड़ी सी सही करके बना देता हूँ। सही k इज इक्वल टू 2 आपने दिया है ना? मैंने k लिया था 2 पाई बाई लैम्डा, जिसमें मैंने अज्यूम किया है कि जो 2 पाई है उसको मैं 1 रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक। ताकि सिर्फ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि x भी 0 है, t भी 0 है। अब मैंने कैलकुलेट किया x इज इक्वल 2 पे और t इज इक्वल 2 पे, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पर करके आएगा, ये वाला पॉइंट होगा मेरा x इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 2 पे। इसके ऊपर जो मेरी वेव आएगी वो यहाँ पर आ रही होगी मीन पोजीशन पे, ये तो चीज़ ये शो कर रही है। अब वो हो सकता है कि वो यहाँ से शो हो रही हो वेव, वो हो सकता है कि यहाँ से शो हो रही हो, या मैं वेव को स्टार्ट ही यहाँ से कर रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कि मैं क्या क्या मेरी बाकी कंडीशंस हैं। सो ये सिर्फ ट्रांसवर्स डिस्टेंस का मतलब है कि मीन से फासला कितना है। सर अगर हम इस पॉइंट को हम मतलब t इक्वल टू 0 पे ले आए, मतलब कि जो वर्टिकल लाइन है। अच्छा,
ये आप वर्टिकल लाइन से मुराद आप क्या ले रहे हैं, एक्स को? यस सर, तो वहाँ पे भी तो एक्स ऑलरेडी y जीरो जो पे है यहाँ पर, तो वहाँ भी y 0 ही आएगा ना? कैलकुलेट करके देख लें इन्हीं कंडीशन के मुताबिक कि सर इसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं ट्रांसफर एक्स को अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक्स को 0 कर दूं, तो ये नंबर वैसे ही 0 हो गया, तो ये बन गया साइन ऑफ -2, सो ये बन गया -3 साइन ऑफ 2। इसको कैलकुलेट कर लें क्या बनता है सर इस, देखिए x वो ट्रांसफर हो रहा है ना y, वो आया 0, तो इसका मतलब है वो मेन पोजीशन पे कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी हो पॉइंट। सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वो होगा इसी पॉइंट के इंटरसेक्शन पे, इस पॉइंट के जो आपने x और 2 और y इक्वल टू 2 लिया है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन x2 y t2 के लिहाज से की है। ठीक है, ठीक। सो बेसिकली y जो है वो सिर्फ एक डिस्टेंस है मीन पोजीशन का, और जो भी आपके पास टर्मिनल पॉइंट है उसका। अब यहाँ पर x से मुराद डिस्टेंस नहीं है, x सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है। हाँ, क्लियर हुआ ये पॉइंट, या अभी भी किसी को है इसमें सर इशू? आपका टर्मिनल डिस्टेंस से क्या मतलब था? फाइनल पॉइंट जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक। सर आप कह रहे हैं कि x जो है वो डिस्टेंस नहीं, लेकिन सर यहाँ पे x डिस्टेंस ही है ना, मतलब जब कहते हैं x इक्वल टू 2, पोजीशन इसका मतलब कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस और पोजीशन कोऑर्डिनेट में फर्क है। सर तो ये इस ग्राफ में क्या कहते हैं कि ये ym is equal to 3, वो मतलब ये जो ब्लैक पॉइंट आपने बनाया ओरिजिन पे, इससे ऊपर होगा ना? हाँ, इसे ऊपर होगा, मतलब ये जो भी वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 3 के बराबर आ रहा होगा, x पे 3 के बराबर होगा। सर ये दोबारा जरा क्लियर कर दीजिए, जब आप कहते हैं कि x इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब होता अच्छा, मैं ना ऐसा करता हूँ, अगले बोर्ड के ऊपर जरा दोबारा से इसको हम लिखते हैं, एक मिनट, ताकि सर वो लेबल कर दीजिएगा डायग्राम को, उससे हो जाएगा। कि ये हमारी ओरिजिनल डायग्राम थी। अब हम अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हम हम यहाँ पर एक ग्रिड पहले बना लेते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैं कह रहा हूँ कि x भी 0 है, t भी 0 है। यहाँ पर जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो t को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो मेरी वर्टिकल लाइंस है वो x को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये असल में अब ये ग्रिड है आपके पास। यहाँ पर ग्रिड को बनाने के लिए मैं कोई और कलर चूज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक ग्रिड है। ये कोऑर्डिनेट्स की ग्रिड है, तो कोऑर्डिनेट्स असल में ग्रिड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इनको कोई नाम दे लें, कह लेते हैं कि ये कह लेंगे पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी कह लें, ये ई है, ये एफ है, इसको जी कह लें। सो ये 0 है, 1 2 3, 1 2 3। सो ये ई, इसको अब मुझे बताएं ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर। चलिए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? फंक्शन है इस फॉर्म में y ऑफ 10 एक्स टी है, 10 सॉरी टी एक्स है। तो आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0, b के 2 0। अच्छा, f के सर ये xt नहीं है? अब चलिए, मैंने अब इसको tx की फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया है, तो क्योंकि हमने सिर्फ ग्रेड ही रिप्रेजेंट करनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता मैं इनको आगे पीछे कर दूं। अच्छा, यहाँ पर d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? t 0 है और d 1 है। अच्छा, f के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस जगह पर? t कितना है? 1 और नहीं 2। 1 2? g के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अच्छा, क्या इनमें से कोई कोऑर्डिनेट आपको ट्रांसवर्स डिस्टेंस बता रहे हैं?
ये कैसे बता रहा है कि ट्रांसफर डिस्टेंस है? ये तो सिर्फ लोकेशन बता रहा है इस पॉइंट की, यस सर, ये x है। और ये t है। ये आपको डिस्टेंस तो नहीं बता रहा? हाँ सर, क्योंकि साइन फंक्शन अभी इन पे अप्लाई नहीं हुआ। या साइन फंक्शन की ना भी बात करें, हमने यहाँ पर कोई से 2 पॉइंट्स का फासला नहीं लिया, चलें आप ये कैलकुलेट कर लें, फिर आपको डिस्टेंस बताएगा ये। अभी तो सिर्फ ये बता रहा है कि पोजीशन कहाँ, ये पॉइंट पड़ा कहाँ पर हुआ है, ऐसे ही है ना? यस सर। सो जब हम ये वाला फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू एच एक्स और t, सो चले मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मैं इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ y। सो फंक्शन को मैं अब f कह देता हूँ, और f के ऊपर मेरा x जो है वो 2 के बराबर है, और x ये चीज़ बन जाएगी। अब मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि जब मेरा x और t ये होगा तो मेरा y किसके बराबर आएगा, सवाल सिर्फ ये है। ठीक है सर। यानी कि मेन पोजीशन से y कितने फासले पर पड़ा होगा, उसे क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, उसे ये वाला फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1, वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, अब हमने वाई एम एक कांस्टेंट है, ये हमें पहले से पता है कि किसके बराबर होता है, ये हमें पता होगा एक्सपेरिमेंट से। चले मैं कह देता हूँ ये 1 के बराबर है। फाइव को मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाना, इसको 0 ही रखना है, मैंने 0 रख लिया, ये भी ठीक हो गया। अब आपको ये तो पता है कि आपका x यहाँ पर 2 है और t आपने 1 लिया हुआ है। अब आपको सिर्फ k और फाइंड करने ओमेगा। k आपने रखा हुआ है 2 पाई बाय लैम्डा के। अब ये वेवलेंथ आपको उस वेव की पता होगी, जो भी वेव ट्रेवल करे उसकी वेवलेंथ आपने पहले से, आपको ये कंडीशन, ये इनिशियल वैल्यूज हैं असल में जो आपको किसी सवाल में दी जाती हैं, आपको पता लग गया। और मैं अज्यूम करता हूँ कि चले मेरे पास k की वैल्यू आ गई है 3 आ गई है, कोई नंबर यहाँ पर ऐसा रखा था उससे 3 आ गया। इस तरीके से मैंने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया, 2 पाई बाय टी है, मुझे कैपिटल टी दिया होगा कि इसका टाइम पीरियड इतना है सिस्टम का, चले मैं कह देता हूँ कि 5 आ गया। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, y x इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1, एम्पलीट्यूड आपको 1 दे दिया था, साइन के एक्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 0 है। सो 1 साइन, अच्छा 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो 6 माइनस 5 साइन 1, साइन 1 किसके बराबर आएगा? आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं तो अभी चेक कर लें, हम उसको साथ ही यहाँ पर कहीं लोकेट कर लेते हैं। सर 18 में ना? वहाँ रेडियंस में निकाल लें, वैसे नंबर बहुत छोटा आएगा। सर 0.84। तो 0.84। अब आपको यहाँ पर ये वाला कोई नंबर देखना है, ये वाली चीज, कि इस ये वाली लोकेशन है इस पॉइंट की। अब यहाँ पर आपने इस वेव के पास, आपके पास अब इन कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके पास y की एक वैल्यू आ गई है। अब उसको डेफिनेटली हम यहाँ पर प्लॉट नहीं कर सकते, उसको हम किसी तीसरे एक्सेस पे प्लॉट करेंगे, ऐसे ही है। उसे हम इस ग्रिड के ऊपर तो प्लॉट नहीं ना कर सकते उस y को, वो थर्ड एक्सेस हमें बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज कि आपके पास उस कोऑर्डिनेट के ऊपर जो y की वैल्यू आती है वो, अब इसका मतलब है कि जो आपने ये कैलकुलेशन निकाली y की, इसका मतलब है कि y का फासला, आप ये कहेंगे y यानी कि वेव का मीन से लेकर, बल्कि ये कहना चाहिए x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 1 तक जो y का डिस्टेंस है वो 0.84 के बराबर आया है। तो असल में आपकी वेव का अगर एम्पलीट्यूड आपने लिया था 1 के बराबर, सो लेट्स सपोज के ये, अब हम अब यहाँ पर वेव ड्रॉ करते हैं। सो ये t है, ये y है आपके पास, ये आपकी वेव का एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है जहां पर आपके पास यहाँ पर y 1 के बराबर होता है। सो आपका ये वाला पॉइंट इस ग्रिड के लिए कहीं यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर, ये आपकी वेव की शेप होगी।
ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जो आपकी वेव की शेप बनेगी, ये वाली शेप, उसमें इन एक्स और टी के लिए आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं पर मौजूद होना चाहिए। सर आपने x0 और t0 सिखाया है, इसका मतलब मीन कोऑर्डिनेट पोजीशन, सिस्टम के ओरिजिन से। तो ओरिजिन मीन इसमें पोजीशन। x0 t कोई भी हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए? हाँ, टी को हम कोई भी रख सकते हैं। वैसे तो बट हम एक्स को भी कुछ भी रख सकते हैं, जब नहीं तक सर, आपकी मेरा वेव पीरियोडिक होगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा मेन पोजीशन से, तो और आपने मेन पोजीशन लिया है 0, x0 और t0। हाँ, सबसे सिंपल सिचुएशन यही है ना हमारे पास। और फिर आपने कहा कि उस मेन पोजीशन से जो 0 0 है, 2 और 1 पे y क्या होगा, तो आप वहां पे 2 और 1 पे आप वो y का डिस्टेंस 2 से नोट कर रहे हैं ना, t तो नहीं उसमें फैक्टर नहीं कर रहा, वो तो बस टाइम बता रहा है कि हाँ, इस वो टाइम सिर्फ पे टाइम बता रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर इसका मतलब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला से वो भी सेम आएगा? नहीं, 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 क्योंकि ये दो, अब ये असल में ये एक फंक्शन की हम बात नहीं कर रहे। अब ये कुछ चीज ऐसे बनी है आपके पास, असल में ये आपके पास चीज ऐसे बनी है। अब ये सिर्फ y इज इक्वल टू एच एक्स टी नहीं है, ये आपके पास असल में ये चीज है। पहले एक फंक्शन है, वो ऑलरेडी किसी और फंक्शन का हिस्सा है। तो जिसकी वजह से जब हमने y को प्लॉट किया तो हमने उसी ग्रिड के ऊपर प्लॉट नहीं किया, हमने t और y को अलग अलग लिया है। इन दोनों ग्रिड्स के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। ये हो गया सर, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ रहा है, लेकिन इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर आप लोग गौर करें, थोड़ा सा सोचें, तो शायद ये पॉइंट क्लियर हो जाए ज्यादा अच्छे तरीके से। या बहरहाल हम इसको बाद में दोबारा किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बहरहाल एक आइडिया हो गया आपको कि असल में क्या चीज थी, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, या किस क्यों हमने ये वाला फंक्शन एज्यूम किया हुआ है। यस जी सर। ओके, अब अगला काम हमारे पास ये है कि हमने किसी तरीके से के की और ओमेगा की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, उसको फाइंड करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं, उसके लिए पहले हमें वेव फंक्शन चाहिए, हमारी वेव सर इक्वेशन वो, चाहिए। सॉरी सर, वो बता दें कि ओमेगा टी के साथ जो आपने प्लस माइनस लगाया था। अच्छा, उसका ताल्लुक सिर्फ यही कि अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है, प्लस लगाएंगे तो वेव लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगी। ये पॉइंट अभी हमें ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आपको के और टी की वैल्यूज कैलकुलेट करने, रिवाइज करने की जरूरत है, या आपको पता है वो कैसे ड्राइव करनी है? मैंने वैसे लेक्चर में समझा दिया था। सर किसकी वैल्यू? के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सर समझ आ गई थी, समझ बहुत आ गई। आपकी कोई ऐसा जिसको ना समझ आई, अगर कोई एक भी स्टूडेंट है तो फिर हमें करनी होगी दोबारा। सर वो बस थोड़ा सा बता दें। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ना सिर्फ कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ, बाकी तो काम आप लोग कर लेंगे। ये मैंने ना उस लेक्चर में ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया था। सो ये आपके पास फंक्शन है के एक्स माइनस, अब मैं माइनस के साथ ले रहा हूँ ताकि मेरी वेव राइट की तरफ जा रही है। जब मैं डेरिवेशन कर रहा था के लिए 2 पाई बाई लैम्डा, सो आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर एक जगह कंडीशन ये दी थी कि मुझे एफ टी इज इक्वल टू 0। सो मेरा असल में ये जो y था ये बन गया x एंड t इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि मैंने यहाँ पर t को 0 क्यों रखा है k को फाइंड करने के लिए। आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं। x और t, आपका सिस्टम x और t पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन x और t एक दूसरे के ऊपर इस इक्वेशन के अंदर डिपेंड नहीं कर रहे। ये अनकपल्ड है। अनकपल्ड से मुराद ये कि अगर मैं यहाँ पर कोई फार्मूला लिखूँ a प्लस बी स्क्वेयर का, तो ये आपके पास बन जाएगा, बल्कि मुझे इसको x और t की फॉर्म में लिख लेना चाहिए। x प्लस टी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2x इंटू टी, एक्स स्क्वेयर माइन एक्स प्लस टी। तो ये मेरे पास दो फंक्शंस हैं।
आप यहाँ पर देखें इस पहले वाले फार्मूले में, इसके अंदर एक टर्म ऐसी आ रही है जिसमें x भी मौजूद है, t भी मौजूद है। ये इस तरह की इक्वेशंस कहलाते हैं कपल्ड इक्वेशंस, यानी कि इसमें x और t एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। इसमें कोई टर्म ऐसी नहीं आ रही जो x और t का कॉम्बिनेशन हो। सो ये जो इक्वेशन होती है ये अनकपल्ड इक्वेशन कहलाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन में x को जीरो कर दूं तो उससे t के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर x को जीरो कर दूं, ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली t की वैल्यू भी इफेक्ट होगी। तो यहाँ पर मैं t को जीरो नहीं कर सकता क्योंकि t x के साथ रिलेट कर रहा है। लेकिन जहां पर रिलेट नहीं करता वहां पर हम पे दूसरे नंबर को फाइंड करने के लिए हमें कुछ इनिशियल वैल्यूज चाहिए होती हैं। ये इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी जो असल डिटेल है वो आपको कैलकुलस के कोर्स में ही क्लियर होगी, क्योंकि मैं बहुत सारी बातों को बाईपास कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन बहरहाल इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर हमने किसी एक वैल्यू को फाइंड करना हो, एक किसी ऐसे कांस्टेंट को फाइंड करना हो जिसका किसी दूसरे वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक ना हो, हम क्या करते हैं, चुप करके उसको जीरो कर देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर टी के साथ किया है। सब आपके पास इक्वेशन बन गई है वाई एम साइन ऑफ के एक्स, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब अगला सवाल ये कि आप इस इक्वेशन से के कैसे फाइंड करेंगे। उसका तरीका ये कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है या ऐसे पॉइंट्स के ऊपर सॉल्व करना है जहां पर उसकी वैल्यू चेंज ना होती हो। हमें पता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस वेव की रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन है इस वेव की। ये वेव आपके पास यहां से शुरू हो रही है और यहां पर एंड हो रही है। यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है, लैम्डा का। क्या ये एक लैम्डा के बाद ये वेव खुद को रिपीट करेगी? यस सर। इसका मतलब है वाई एक्स वही आएगा जो अब आया है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ वाई वाई एम साइन के इंटू एक्स प्लस लैम्डा, क्या इससे मेरे जवाब के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पर एंगल जीरो है, यहाँ पर कितना है, 2 पाई। क्या 2 पाई के बाद ये वेव खुद को रिपीट करेगी? यानी कि जब मेरा फेज 2 पाई के बराबर होगा तो ये वेव खुद को रिपीट कर रही होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, अब मुझे पूरे फेज को चेंज करवाना है, तो इसलिए मैंने के में एडिशन नहीं किया, मैंने के एक्स में एडिशन किया है। अब क्या दोनों सूरतों में लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी नहीं आएगी? सर अगर अगर हम उस e को जीरो ले रहे हैं तो उससे उससे हम अगर हम 2 पाई आगे जाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, हाँ उसमें भी तो उसमें t तो नहीं जीरो होगा। हाँ, हमने आगे नहीं जाना, हमने आगे नहीं जाना। जब हमने टी को जीरो कर दिया, इसके बाद का मतलब सिर्फ ये कि आप अपने वेव को एवेलुएट कर रहे हैं इस पॉइंट ए पर और बी पर। आपने यहां से वेव चला के बी तक नहीं पहुंचाई। तो ये बिल्कुल ये समझें कि ये मेरे पास एक कंटेनर, एक बॉक्स है, मैं इस बॉक्स के लिए कोई कैलकुलेशन करता हूँ। सो इसके अंदर कोई वेव प्रोड्यूस हुई है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ मैंने वेव को यहाँ से उठा के यहाँ तक नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इस पॉइंट ए के ऊपर इस वेव का बिहेवियर क्या था और इस पॉइंट बी के ऊपर इसका बिहेवियर क्या है। क्या दोनों जगह बिहेवियर सेम होगा इसका? सर आपका बिहेवियर से क्या मतलब है उसके? बिहेवियर से मतलब है कि इसके लिए जो वाई एक्स टी इज इक्वल टू जीरो पे जो भी नंबर आएगा, क्या वो नंबर ए और बी पे एक जैसा होगा या नहीं होगा? होगा होगा मैं सर। वेव को प्रोपेगेट नहीं करवा रहा, एक दफा मैंने वेव को ए के ऊपर चेक किया, दूसरी दफा मैंने मैंने वेव स्टार्ट ही बी से करवाई है। सेम होगा ना? तो इसका मतलब है कि ये आप ये असल में ये क्या चीजें, ये आपकी बाउंड्रीज हैं। सो ए और बी आपकी बाउंड्रीज हैं। हम चूंकि बाउंड्रीज के ऊपर इवॉल्व कर रहे हैं इसलिए इनको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। सो इन इक्वेशंस को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाउंड्री वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें ऐसी चीजें चाहिए होती जहां पर वेव की डायनामिक्स तब्दील ना हो रही हो, और ये पॉइंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत इजीली एक और चीज को फिर वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ लिखा है लैम्डा। अगर मैं यहाँ पर एन लैम्डा लिख लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? और यहाँ पर n 2 पाई लिख दूँ और कंडीशन ये लगा दूँ कि n इज इक्वल टू 0 1 2 3
एंड सो ऑन। क्या अभी भी फर्क पड़ेगा कोई? सर अगर तो लैम्डा 2 पाई के इक्वल हमने मतलब कि सेट किया होगा तो फिर नहीं पड़ेगा। नहीं, लैम्डा 2 पाई के बराबर नहीं करे, लैम्डा कोई भी वेवलेंथ है उसकी। नहीं फिर वो बस मतलब कि साइन फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं ना पड़ेगा फर्क। इसका मतलब है कि आपके पास एक से ज्यादा बाउंड्री वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, एक से ज्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वेव इनवेरिएंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो आप कोई से दो पॉइंट्स ले लें, वो आपको आप उनके जरिए आप अपने इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर अब हम इन दोनों को कंपेयर, इसका मतलब है कि अब हम इस पोजीशन में है कि इनको कंपेयर किया जा सके। इस सूरत में आपके पास ये आ गया वाई एम साइन ऑफ के एक्स प्लस लैम्डा, वाई एम साइन के एक्स प्लस 2 पाई। सो वाई एम तो कैंसिल हो गया। साइन इस तरीके से कैंसिल नहीं होता लिटरेचर में। साइन को कैंसिल करने के लिए आपको इसको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। सर आपने पहले इक्वेशन में के को बाहर लिया हुआ है। के को बाहर नहीं लिया हुआ, ये आर्गुमेंट ही ऐसे है। मैं लेमडा सिर्फ एक्स में ऐड कर सकता हूँ ना, सेम क्वांटिटीज ऐड होंगी, अच्छा सही सही। डायमेंशंस भी तो सेम रखनी है ना। क्लियर है? जी सर। यस सर। सो अब साइन को कैंसिल करने के लिए आप साइन को इधर लेके आए, ये हो गया साइन इनवर्स इनटू साइन ऑफ के एक्स प्लस 2 पाई। बेसिकली ये इस तरीके से आपका साइन यहाँ पे कैंसिल होगा साइन इनवर्स साइन के साथ। सो ये बन गया के एक्स प्लस के लेमडा, सॉरी मैं बहुत तिरछा लिख रहा हूँ इस वक्त, के एक्स प्लस 2 पाई, ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ से आपके पास लेमडा के बराबर आ गया 2 पाई बाय लेमडा के। क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से आप दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं टाइम के लिए। सो दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं वाई एक्स और टी वाई एम। सर मैंने हाँ जी, पूछना था कि अगर अगर आपने लैम्डा ऐड करते हुए के को वो लिया था, आपने हाँ 2 पाई ऐड करते हुए क्यों नहीं क्योंकि 2 वो पाई तो किया? फेज है ना, 2 पाई फेज का नंबर है, के वेव नंबर है। जो फाइव है, फाइव है टू। हाँ वो तो कांस्टेंट है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्या आप एप्पल्स में टमाटर्स को ऐड कर सकते हैं? ठीक है ठीक और उनकी डायमेंशन चेंज है असल में, ये वजह है। अगर मैं ये लिखूं कि के एक्स प्लस लेमडा, इस बात का मतलब है कि इस टर्म की और इस टर्म की डायमेंशंस एक जैसी हैं। अगर डायमेंशंस एक जैसी नहीं है फिर ये ऐड नहीं हो सकती, ये डिफरेंट स्पेसेस के अंदर रहती हैं। ठीक है, है सर। इसलिए हमने यहाँ पर ये काम किया था। अच्छा अभी हम जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब आपने टाइम के लिए ओमेगा कैलकुलेट करना है तो आप एज्यूम कर लें कि एक्स इज इक्वल टू 0 है, सिस्टम आपका के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 टी वाई एम साइन ऑफ माइनस मेगा टी। हम इस माइनस के साइन को पहले ही बाहर लिख लेते हैं ताकि हमें मसला ना हो कोई। अब ये वेव दो तरह से खुद को रिपीट कर सकती है। एक तो ये कि जब वेव अपना टाइम पीरियड पूरा कर ले, टी प्लस कैपिटल टी के बाद ये वेव खुद को रिपीट करना शुरू कर देगी। एक पॉसिबिलिटी हमें ये है कि जैसे ही हमारा फेज पूरा होगा, क्योंकि ऑसिलेटरी फंक्शन है, साइनोसॉइडल है, क्या ये दोनों कंडीशंस लगाई जा सकती हैं? सर यहाँ भी टी और 2 पाई के साथ एन आ सकता है ना? लगा सकते हैं, या ये आपकी टाइम के लिए बाउंड्री कंडीशंस हैं। अगेन इनको इक्वेट करें, आपको मिल जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा अब सिर्फ आखिरी चीज जो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको प्लस माइनस वाला इशू भी खत्म हो जाएगा सर कि वो ओमेगा। पिछले स्लाइड पे जाने एक सेकंड। सर वो हाँ एक स्लाइड मिनट, कीजिएगा जी जी। तो मैंने पूछा था कि अगर मैं ये सेकंड इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस 2 पाई वाले में अगर मैं इससे भी टी प्लस कैपिटल टी कर देता हूँ, वो भी एक ही बात है ना कैप ओमेगा के साथ? एक मिनट मुझे आप यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर ये कर दूं, हाँ सॉरी,
ये चीज कर दूं? जी जी। हाँ तो फिर तो एक ही बात है। इस वक्त में आपका फॉर्मूला कुछ भी नहीं आएगा। इसका इसका मतलब है आपका फेज, आप जहां पर चले थे वहीं पर पहुंच गए वापस। सर वो स्लाइड एक और वो पिछली दिखाइएगा प्लीज। हुजैफा आपको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? जी यस सर सर। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? इस स्लाइड की बात कर रहे हैं? यस सर। जी। सर इसमें एक रीजन ये भी है ना कि वो अगर मतलब कि हम ओमेगा टी के साथ साइन प्लस या माइनस रखें, क्योंकि बाद में जाके अगर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, अगर प्लस है तो दोनों के साथ आ जाएगा प्लस। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये असल में आप मेरे ख्याल में ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं माइनस को बाहर ना निकालूं, मैं माइनस को इसके साथ ही रहने दूं। नहीं सर, अगर सपोज के ये कि x प्लस ओमेगा टी होता, तो जैसे आपने लिखवाया था कि अच्छा, प्लस माइनस ओमेगा टी। ऐसे होता। जी। हाँ, तब भी तो कोई ये ओमेगा की इक्वेशन पे फर्क तो नहीं नहीं आना। पड़ता, नहीं पड़ना था फर्क, क्योंकि वो अगर माइनस का साइन या प्लस का साइन आएगा वो दोनों इक्वेशंस के साथ आएगा फिर। सो इधर भी प्लस आ रहा होगा, इधर भी प्लस आ रहा होगा, इधर भी माइनस आ रहा होगा, इधर भी, अल्टीमेटली दोनों ने यानी कैंसिल हो जाना है। इसका बस वो मतलब कि वेव की डायरेक्शन के साथ। एग्जैक्टली exactly, इसका डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। इसीलिए तो हम इसको डेफिनेशन नहीं बना सकते, डेफिनेशन के अंदर कोई यूनिकनेस होनी चाहिए। अच्छा, अब हम हमारा जो आखिरी पॉइंट था वो ट्रैवलिंग वेव वाला था कि स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। इसके अंदर ना एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने उसके ऊपर काफी कुछ डिस्कशन की थी, ये रिकॉर्डेड वीडियो में भी दोबारा भी बात कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं जब हम किसी दो तरह के पॉइंट्स आते हैं जब हम किसी वेव की बात कर रहे होते हैं। सो एक पॉइंट हमारे पास आता है पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग, और दूसरा होता है पॉइंट्स ऑन द वेव फॉर्म। ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? विच डिफाइंस द शेप ऑफ द वेव। क्या वेव की शेप तब्दील हो सकती है साइनोसॉइडल के अलावा? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जो वेव फॉर्म के पॉइंट्स होते हैं डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते, ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग्स के पॉइंट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब इससे मुराद क्या है? आप ये समझिए कि जो वेव फॉर्म है ये असल में एक सांचा है, एक स्केच बना हुआ है। जैसे हम अगर हम यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करें वेव का, सो ये एक स्केच है, ये एक वेव फॉर्म है। अब जो भी स्ट्रिंग से अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ने इन सारे पॉइंट से गुजर के जाना है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के पार्टिकल्स खुद को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये जो सांचा है, ये जो स्केच है, ये खाका बना हुआ है, ये अपनी जगह पर रिटेन है, ये तब्दील नहीं हो रहा, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा। ये कहने की सिर्फ एक एक आपको एक स्केच बना के दे दिया, आप उसमें जिस तरह कलर्स भरते जा रहे हैं। अब आपके ब्रश को, आपके कलर्स को इन पॉइंट्स पे से होके जाना है, लेकिन ये पॉइंट्स असल में यहाँ से ए से बी तक मूव नहीं करेंगे। सो ये जो तो आपका ये मतलब है ना कि टाइम के हिसाब से वो ये एक समझे, अगर टाइम 0 है तो ये पहला पॉइंट है, टाइम 1 है तो ये दूसरा पॉइंट है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, जो टी और एक्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी वेव चेंज हो सकती है, और वो क्यों चेंज हो सकती है? आपका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, आपका के डिफरेंट हो सकता है, आपका फाई डिफरेंट हो सकता है, आपका आपका ओमेगा डिफरेंट हो सकता है, आप जिस एनर्जी से उसको स्ट्रेच कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अब ये ये वेव फॉर्म्स किन से मिलकर बन रही है? असल में एक्स और टी से मिलकर बन रही है। और एक्स और टी किस चीज को डिफाइन कर रहे थे? के एक्स माइनस ओमेगा टी को। इसका मतलब है कि ये जो वेव फॉर्म है ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही है। ऐसा कैसे होगा? इसका मतलब आपका फेस तब्दील नहीं हो रहा। अगर आपका फेस तब्दील नहीं हो रहा, फिर हम कंडीशन ये लगाते हैं कि के एक्स माइनस ओमेगा टी इज कॉन्स्टेंट नंबर, से इस कॉन्स्टेंट को हम बीटा कह देते हैं। इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी।
के dx बाई डी टी माइनस ओमेगा डी टी बाई डी टी। ओमेगा और के नंबर है, उनको बाहर निकाल लिया, डी बीटा बाई डी टी। सो dx बाई डी टी वी के बराबर होता है माइनस ओमेगा इंटू 1, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, के वी इज इक्वल टू ओमेगा, सो वी इज इक्वल टू के बाई ओमेगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये पॉजिटिव एक्स है, कोई वेव राइट की तरफ जा रही है, प्लस एक्स की तरफ जा रही है, तो इसकी वी क्या होना चाहिए, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास वी क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ये कर दें कि आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगा दें, यहाँ पर क्या होगा, माइनस, फिर आपका वी क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि अब आपकी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट की तरफ। सो ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग है जो हमने यहाँ पर की है, इसको चेक करने के लिए। अच्छा, अब मैं ना ये यहाँ से कुछ डेफिनेशन और डिफाइन करते हैं। सो अभी हमने फार्मूला लिखा है v इज इक्वल टू के ओवर ओमेगा का। के हमें पता है बराबर होता है 2 पाई बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने फार्मूला, ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के, ओमेगा हमें पता है बराबर होता है 2 पाई एफ के, और के बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा के। ये कैंसिल हो गया, लैम्डा ऊपर चला गया, v इज इक्वल टू, ये हमारे पास वेव का एक्चुअल फार्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं लीनियर सिस्टम्स के लिए। सो इसी तरीके से आप यहाँ से बहुत सारी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। k इज इक्वल टू ओमेगा ओवर v एंड ओमेगा इज इक्वल टू न्यू के। सो ये ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है एज कम्पेयर टू जो हम पीछे डिफाइन करते आ रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी या 2 पाई बाय लैम्डा वगैरह, ये ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन हैं। सो ये हमारे पास असल में डेफिनेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, और ये एक्चुअल डेफिनेशन है एंगुलर वेव नंबर की। सो आप देख सकते हैं कि इसके ज़रिए आप के और ओमेगा के दरमियान एक रिलेशन भी डिफाइन कर देते हैं। सो के और ओमेगा ही, अच्छा ये चीज़ फिर हमें ये बता रही है, तो अब ये फार्मूला मैं खुद बता रहा है कि के और ओमेगा ही असल में रिस्पॉन्सिबल है प्रोपिगेशन के लिए। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपके वेव को एक्स और टी का फंक्शन होना चाहिए, सो असल में अगर एक्स और टी आप अगर आपका वेव एक्स और टी का फंक्शन ही होगी, तो ये फार्मूला में बता रहा है कि वेव प्रोपेगेट नहीं करेगी, क्योंकि आप किसी एक नंबर को जीरो ले लें, अगर आपने के को जीरो ले लिया तो ओमेगा जीरो आ गया, अगर ओमेगा जीरो आ गया तो फिर इसका मतलब है कि वेव ऑसिलेट ही नहीं कर रही। यहाँ से ओमेगा के जीरो ले लें, के जीरो आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली। सो वेव की प्रोपिगेशन के लिए अगेन जरूरी है कि आपके पास आर्गुमेंट में दोनों चीजें होनी चाहिए, एक नहीं। क्लियर? इसमें कोई मुश्किल, कोई मसला यहाँ पर? तो मैं अपना रिकॉर्डिंग एक दफ़ा ऑफ कर देता हूँ ताकि उसके अलावा अगर आपके फिर सवाल हो तो आप पूछ लें।